हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे अरस्तु की क्रांति संबंधी धारणा के विषय में। क्रांति आप सुनते हैं और जानते हैं कि एक बहुत ही आकर्षक और लोकप्रिय विचार है। इस विचार का प्रयोग अक्सर राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन के लिए किया जाता है। क्रांति कब संपन्न की जाती है? जब समाज का कोई एक वर्ग या कुछ वर्ग जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है या सांस्कृतिक व्यवस्था है, उससे असंतुष्ट होते हैं और असंतुष्ट होकर वो चाहते हैं कि क्रांति के माध्यम से पूरी व्यवस्था बदल दी जाए, उस व्यवस्था में जो दोष हैं उसे दूर कर दिया जाए और उसके स्थान पर एक नई और सुधरी हुई व्यवस्था कायम की जाए। लेनिन एक बहुत बड़े समाजवादी नेता रहे हैं, सोवियत संघ के। उन्होंने क्रांति को इसीलिए क्या कहा कि ये समाज के असंतुष्ट वर्ग का उत्सव है। असंतुष्ट वर्ग इसको उत्सव के रूप में मनाता है और क्रांति के माध्यम से वांछित परिवर्तन व्यवस्था में करना चाहता है। वैसे तो क्रांति का प्रयोग अक्सर हिंसक क्रांति के रूप में किया जाता है, लेकिन आप जानते होंगे कि इतिहास में बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारी क्रांतियां अहिंसक तरीके से भी हुई हैं, शांतिपूर्ण ढंग से भी हुई हैं, संवैधानिक मार्ग को अपनाकर भी परिवर्तन किया गया है समूची व्यवस्था में। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो 1688 में संपन्न हुई थी। और इस क्रांति के माध्यम से ब्रिटेन में राजतंत्रीय व्यवस्था के स्थान पर प्रजातंत्रीय व्यवस्था को कायम किया गया था। ये बहुत बड़ा परिवर्तन था। एक तरह की पारंपरिक व्यवस्था से बिल्कुल नई प्रगतिशील व्यवस्था की ओर परिवर्तन की तरफ कदम बढ़ाया गया था इस क्रांति के माध्यम से। और भी बहुत सारी क्रांतियां इतिहास में हुई हैं। हमारे देश में जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई, वो लड़ाई भी कैसी लड़ाई थी? अहिंसक लड़ाई थी। हिंसक माध्यमों से बचने का प्रयास किया गया था। हालांकि छिटपुट घटनाएं हुई थी हिंसा की, लेकिन व्यापक रूप में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये जो क्रांति थी, राष्ट्रीय क्रांति, स्वतंत्रता की क्रांति, वो अहिंसक क्रांति थी। और भी इतिहास में क्रांतियां हुई हैं, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में, अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1776 में, जिसके माध्यम से अमेरिका को आजादी प्राप्त हुई। सोवियत संघ में बोल्शेविक शासन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति की गई और 1949 में एशिया में चाइना जैसे देशों में क्रांति संपन्न की गई। तो इस तरह से क्रांतियों का इतिहास पुराना है। हर लोग समाज को वजह से व्यवस्था से असंतुष्ट रहते हैं और उसमें फेरबदल करना चाहते हैं। तो ये जो क्रांति है, ये क्रांति रही है, सर्वकालीन रही है। म्यूट करिए अपने आप को, आवाज आ रही है? चलो मैं तो क्लास में चल रही है। मैम आप कर दीजिए सबको म्यूट। तो क्रांति चाहे जिस रूप में हो,
या किसी भी कारण से हो, हमेशा ही उसका पर्पस परिवर्तन रहा है और ये परिवर्तन की प्रवृत्ति राजनीतिक व्यवस्था के लिए हमेशा एक चुनौती के रूप में रही है। राजनीतिक व्यवस्था के धारक हमेशा क्रांतिकारियों को संदेह और शंका की दृष्टि से देखते रहे हैं, क्योंकि उनकी मान्यता ये रहती है कि क्रांति के माध्यम से विद्रोह की परिस्थितियों में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनता है और इस राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण में जो कल्याण है, सार्वजनिक कल्याण, वो संभव नहीं हो पाता। इसीलिए हर सिस्टम में हम देखते हैं, हर व्यवस्था के धारक अपनी सत्ता को वैध बनाए रखने के लिए, विरोध से बचने के लिए, क्रांति से बचने के लिए जन समर्थन को प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं और क्रांतियों की रोकथाम के लिए उपाय भी करते हैं। कभी वो क्रांति को रोकने के लिए प्रतिहिंसक क्रांति का रास्ता अख्तियार करते हैं, हिंसा से हिंसा का दमन करने की चेष्टा करते हैं, तो दूसरी तरफ कई बार राजनीतिक व्यवस्था के धारकों के द्वारा जो समाज के असंतुष्ट वर्ग हैं, उनके साथ शांतिपूर्ण समझौतों का आयोजन भी किया जाता है। अब जहां तक अरस्तु के विचारों की बात है, अरस्तु ने क्रांति जैसे विषय पर बहुत गंभीरता के साथ विचार किया है। और क्यों विचार किया? क्योंकि उसके समय में भी जो यूनानी नगर राज्य थे, वो राजनीतिक अस्थिरता से पीड़ित थे। यानी वहां भी विप्लव हुआ करता था, विद्रोह हुआ करता था। समाज में कोई ना कोई वर्ग ऐसा उदित हो जाता था जो सिस्टम से असंतुष्ट रहता था और उस असंतोष का रिजल्ट ये होता था कि क्रांति का माहौल तैयार होता था। इसीलिए अरस्तु इस विषय में बहुत चिंतित था कि कैसे क्रांतियों को दूर कर, उनके कारणों का निवारण कर, कैसे राजनीतिक स्थिरता को कायम किया जा सके, सुव्यवस्था की स्थापना की जा सके। तो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, बहुत ही तार्किक ढंग से अरस्तु ने क्रांति के कारणों पर और क्रांति से बचने के उपायों पर प्रकाश डाला है। और उसका ये योगदान राजनीतिक चिंतन में इतना महत्वपूर्ण है कि सेबाइन जैसे विचारक ने इस संबंध में लिखा है कि इस विषय से संबंधित, यानी क्रांति से संबंधित पॉलिटिक्स के पृष्ठ अरस्तु की राजनीतिक सूझबूझ और यूनानी नगर राज्यों के शासन का अधिकारपूर्ण ज्ञान प्रकट करते हैं। यानी उसके विचारों से ये स्पष्ट होता है कि उसके अंदर कितनी राजनीतिक सूझबूझ थी और यूनानी नागरिक जीवन का कितना अच्छा व्यावहारिक ज्ञान उसके अंदर था। तो ये देखने से पहले कि क्रांति क्यों होती है और कैसे बचा जा सकता है, अरस्तु ने क्रांति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। आज हम क्रांति किसको कहते हैं? समाज में होने वाले बहुत बड़े परिवर्तन को, या जिसे हम कहें आमूल परिवर्तन। एक सिस्टम जो चल रहा है उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए और उसके स्थान पर एक नया सिस्टम, एक नई व्यवस्था स्थापित की जाए, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो या सांस्कृतिक व्यवस्था हो। इन सभी में परिवर्तन के लिए क्रांतियां होती हैं। तो आज बड़े परिवर्तन के लिए क्रांति शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अरस्तु ने क्रांति शब्द का प्रयोग हर छोटे बड़े परिवर्तन के लिए किया है। उसकी दृष्टि में राज्य या समाज में होने वाला कोई भी परिवर्तन, छोटा सा भी परिवर्तन, क्रांति है। और जब ये परिवर्तन पूरी तरह होता है तो अरस्तु इसे पूर्ण परिवर्तन या पूर्ण क्रांति कहता है। और जब सिस्टम के किसी एक भाग में, कुछ भागों में छोटा सा परिवर्तन होता है तो उसको अरस्तु ने
आंशिक क्रांति की संज्ञा दी है। अब ये जो क्रांति होती है, चाहे छोटी क्रांति हो या बड़ी क्रांति हो, पूर्ण क्रांति हो या आंशिक क्रांति हो, इसके उद्देश्य बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे क्रांति का उद्देश्य पूरे संविधान में परिवर्तन करना हो सकता है। जैसे राजतंत्रीय संविधान के स्थान पर धनिक तंत्रीय संविधान की स्थापना करना, या धनिक तंत्र के स्थान पर प्रजातंत्रीय संविधान की स्थापना करना। ये भी पर्पस हो सकता है किसी भी देश में किसी भी तरह की क्रांति का। दूसरा पर्पस ये हो सकता है क्रांति का कि संवैधानिक व्यवस्था तो वही बनाए रखी जाए। जैसे अगर राजतंत्र चल रहा है तो राजतंत्र को बनाए रखा जाए, लेकिन शासक वर्ग में परिवर्तन कर दिया जाए, राजा को बदल दिया जाए। या अगर धनिक तंत्र है तो जिस वर्ग के हाथ में सत्ता है उस वर्ग को हटाकर नया धनिक वर्ग, उसके हाथ में शासन सत्ता सौंपी जाए। तो ऐसी भी क्रांति हो सकती है। क्रांति का पर्पस ये भी हो सकता है कि व्यवस्था तो एज इट इज हो, संवैधानिक तंत्र तो वही हो जो चला आ रहा है, लेकिन शासकों के वर्ग में या शासक में परिवर्तन कर दिया जाए, क्योंकि शासक का आचरण ऐसा नहीं है जिससे जन कल्याण की साधना संभव होती हो। तो ऐसी स्थिति में जनता असंतुष्ट होकर ये चाहती है कि क्रांति के माध्यम से शासक को ही बदल दिया जाए। अरस्तु ये भी कहता है कि कभी कभी क्रांति संविधान में मात्रात्मक परिवर्तन के लिए होती है, यानी संविधान को बनाए रखा जाए लेकिन उसकी मात्रा को कम या अधिक कर दिया जाए। जैसे अगर प्रजातंत्र चल रहा है तो कई बार हम देखते हैं कि प्रजातंत्र केवल सैद्धांतिक रूप में किसी देश में मौजूद होता है, निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, लेकिन वो जनप्रतिनिधि लोकतंत्र की जो भावना है, असली भावना, जनता का कल्याण, उसको ध्यान में रखकर कार्य नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग क्रांतिकारी किस लिए बनते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो प्रजातंत्रीय व्यवस्था चल रही है उसमें वास्तविक अर्थ में उसकी भावना को ध्यान में रखते हुए शासन कार्य किया जाए। यानी जो शासक हों वो प्रजातंत्र की भावना को ध्यान में रखें, जनता के कल्याण को ध्यान में रखें और स्वयं को वास्तविक अर्थों में जनता का प्रतिनिधि समझते हुए उसकी तरफ से शासन कार्य को संपन्न करें। तो इस तरह से संविधान में मात्रात्मक परिवर्तन के लिए भी क्रांति की जाती है। क्रांति का पर्पस ये भी हो सकता है कि व्यवस्था बनाए रखी जाए और महत्वपूर्ण पद जो चले आ रहे हैं, सार्वजनिक पद, उनको भी बनाए रखा जाए, लेकिन कुछ एक पदों में परिवर्तन कर दिया जाए। सभी पदों में बदलाव ना करके थोड़े बहुत पदों में परिवर्तन का उद्देश्य भी क्रांति रख सकती है। तो इस तरह क्रांति के कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं। पूरी व्यवस्था बदलने से लेकर उसके किसी एक भाग में परिवर्तन या मात्रात्मक परिवर्तन या केवल शासक वर्ग में परिवर्तन भी क्रांति का उद्देश्य हो सकता है। उद्देश्यों को बताने के बाद अरस्तु ने क्रांति के कारणों पर बहुत विस्तार से और बहुत तार्किक ढंग से बहुत तथ्यपरक व्याख्या की है। उसने क्रांति के 3 कारण बताए हैं: मूल कारण, सामान्य कारण और विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में क्रांति के विशेष कारण। सबसे पहले वो क्रांति के मूल कारण की चर्चा करता है कि किसी भी क्रांति के पीछे जो मूल कारण उत्तरदायी होता है, जिसके बिना क्रांति हो ही नहीं सकती, वो मूल कारण होता है असमानता और अन्याय। किसी भी राज्य में, किसी भी समाज में अगर असमानता बहुत ज्यादा है, ऊंच नीच की खाई ज्यादा है, आर्थिक विभेद ज्यादा है, किसी भी आधार पर विषमता है, प्रजातिगत, रंगगत,
जातिगत, धर्मगत, तो वहां पर ये असमानता अन्याय को जन्म देती है। अन्याय से असंतोष उत्पन्न होता है लोगों में, जो अपने आप को असमान महसूस करते हैं, उनके अंदर असंतोष का भाव पैदा होता है और वो क्रांतिकारी बन जाते हैं। यहां पर अरस्तु ने समानता की व्याख्या की है और इस संबंध में आनुपातिक समानता का समर्थन करता है। अरस्तु ये कहता है कि हर समाज में जो लोग होते हैं, लोगों का जो वर्ग होता है, वो वर्ग समानता की व्याख्या अपने अपने ढंग से करते हैं। जैसे जो लोग प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, उनकी क्या मान्यता है कि हर व्यक्ति को प्रकृति ने समान बनाया है। हर व्यक्ति व्यक्ति है, मनुष्य है, इसलिए मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्ति समान हैं, सबको समान समझा जाना चाहिए और उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी समानता को संख्यात्मक समानता कहते हैं और ज्यादातर प्रजातांत्रिक देशों में ऐसी ही समानता की बात कही जाती है। लेकिन इसके साथ ही समाज में लोगों का एक वर्ग ऐसा भी होता है जो इस तरह की समानता में विश्वास नहीं करता। वो कैसी समानता में विश्वास करता है? जिसको वो कहता है आनुपातिक समानता। इसका मतलब है कि एक समाज में लोगों के साथ बर्ताव उनकी योग्यता के अनुपात में ही किया जाना चाहिए। यानी जिसके अंदर ज्यादा योग्यता है उसका समाज में ज्यादा सम्मान होना चाहिए और जिसके अंदर कम योग्यता है उसे भी मानवोचित व्यवहार तो दिया जाना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति के बिल्कुल समान नहीं बना देना चाहिए जो उससे कहीं ज्यादा योग्य है। ये होती है आनुपातिक समानता कि योग्यता के अनुपात में लोगों के साथ बर्ताव होना चाहिए। मानवोचित बर्ताव मूलतः होना चाहिए, मनुष्य के रूप में उसके साथ बर्ताव होना चाहिए। लेकिन अगर कोई उपलब्धि समाज में उसे दी जानी है, कोई पद दिया जाना है, कोई प्रतिष्ठा दी जानी है, तो वो पद और प्रतिष्ठा उसकी योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। अरस्तु ऐसी ही समानता का समर्थक है, लेकिन वो ये कहता है कि समाज में संघर्ष कब उत्पन्न होता है? जब प्रजातंत्रवादी चाहते हैं कि हम भी मनुष्य हैं, इसलिए हमको सबके समान समझा जाए, सबके समान माना जाए। और दूसरी तरफ जो योग्य लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हम औरों से ज्यादा योग्य हैं, हम उनसे ज्यादा पाने के अधिकारी हैं, लेकिन अधिकारी होने के बावजूद उन्हें उनकी योग्यता के मुताबिक नहीं मिल पा रहा है। इसलिए वो असंतुष्ट होते हैं व्यवस्था से, क्योंकि जिस व्यवस्था में वो रह रहे होते हैं उस व्यवस्था के द्वारा सभी को समान समझा जाता है, योग्य व्यक्तियों को कुछ विशेष नहीं दिया जाता। तो एक तरफ अरस्तु ये कहता है कि समाज में जो छोटे लोग हैं तथाकथित, वो बराबर होने के लिए विद्रोही बना करते हैं और जो ऑलरेडी बराबर हैं, ऑलरेडी योग्य है, उच्च स्थिति में हैं, वो और ज्यादा बड़ा बनने के लिए विद्रोही बनते हैं। यही वो मनोदशा है जिससे क्रांतियों की उत्पत्ति होती है। तो ये क्रांति का, किसी भी क्रांति का मूल कारण है असमानता और अन्याय। आज भी अगर हम विभिन्न देशों में होने वाली क्रांतियों पर नजर डालें तो हम इस कारण को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो समाजवादी क्रांति हुई रूस में या चाइना में, वहां भी कौन सा वर्ग असंतुष्ट था? पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो मजदूर वर्ग था वो असंतुष्ट था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसे मानवोचित व्यवहार नहीं मिल रहा है। वो अर्थव्यवस्था के विकास में पूरा योगदान देता है, लेकिन आर्थिक लाभ पूरी तरह से पूंजीपति वर्ग के द्वारा अपनी जेब में
रख लिया जाता है और मजदूरों को उन दशाओं में उन शर्तों पर कार्य करने के लिए विवश किया जाता है जो मानवोचित नहीं है। यानी उनके साथ एक तरह से समानता का बर्ताव नहीं हो पा रहा है। इस वजह से वहां क्रांति हुई बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में या चाइना में साम्यवादी दल के नेतृत्व में। तो जितनी भी क्रांतियां होती हैं उसके पीछे मौलिक कारण यही होता है जो अरस्तु ने बताया। अरस्तु ने हजारों वर्ष पहले ये कारण बताया और ये कारण आज भी हमें क्रांतियों में दिखाई देता है। क्रांति के मूल कारण पर चर्चा करने के बाद अरस्तु ने सामान्य कारणों की चर्चा भी की है कि क्रांति के सामान्य कारण क्या होते हैं जो अक्सर विभिन्न व्यवस्थाओं में होने वाली क्रांतियों में देखने को मिलते हैं। अरस्तु ये कहता है कि जब शासक वर्ग के द्वारा धृष्टता का आचरण किया जाता है, स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने हित के लिए कार्य किया जाता है, सत्ता में मदांध हो जाता है शासक, उसे जनहित की कोई परवाह नहीं रहती, वो उसकी उपेक्षा करने लगता है, तो ऐसे शासन के अंतर्गत जनता में असंतोष स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है और यही असंतोष आगे चलकर क्रांति का रूप ले लेता है। दूसरा सामान्य कारण यह है जिसकी व्याख्या अरस्तु ने की कि जब समाज में कुछ लोगों को अनुचित ढंग से सम्मानित किया जाता है या जो सम्मान के हकदार हैं उनको अपमानित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो अपमानित व्यक्ति होता है वो विद्रोही बन जाता है। आप दिन प्रतिदिन के जीवन में भी देख सकते हैं, कई बार राजनीतिक दलों की ये शिकायत रहती है कि सत्ताधारी दल के द्वारा उसकी पार्टी के सदस्यों के प्रति बदले की कार्यवाही की जा रही है या जो योग्य लोग हैं उनकी योग्यता का सम्मान नहीं किया जा रहा है शासक वर्ग के द्वारा, क्योंकि उनकी प्रतिबद्धता किसी विचारधारा के प्रति नहीं है, किसी पार्टी विशेष के प्रति नहीं है। तो ऐसे योग्य लोग जो निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण रखते हैं, भाव रखते हैं, वो ये चाहते हैं कि समाज व्यवस्था के द्वारा, राज्य व्यवस्था के द्वारा उनका सम्मान, उनकी योग्यता का सम्मान किया जाए और उसे महत्व प्रदान किया जाए। लेकिन जब शासक वर्ग के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में ये अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं और अपमान को सहते सहते एक दिन ऐसा आता है जब ऐसे व्यक्ति भी विद्रोही बन जाते हैं। तो ये भी एक वजह है क्रांति के पीछे। इसके अलावा अरस्तु ये भी बताता है कि जब राज्य या समाज में कोई एक वर्ग ऐसा उदित हो जाता है जो शक्ति की दृष्टि से या आर्थिक साधनों की दृष्टि से उत्कृष्ट होता है, तो ऐसा उत्कृष्ट वर्ग या उत्कृष्ट व्यक्ति जो आम सत्ता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, व्यवस्था धारकों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और खुद उस सत्ता को हथियाने का प्रयत्न करता है। वो चाहता है, वो जानता है कि वो सत्ताधारी से, मौजूदा सत्ताधारी से कहीं ज्यादा उत्कृष्ट है, कहीं ज्यादा योग्य है, इसलिए वो उस सत्ता को बर्दाश्त नहीं कर पाता जो पहले से चली आ रही है। और यही वजह है कि इस प्रवृत्ति को देखते हुए ही एथेंस और आगोस जैसे नगर राज्यों में ये परंपरा प्रचलित थी कि जो भी व्यक्ति शक्तिशाली बनने की कोशिश करता था उसको देश निकाला दे दिया जाता था, देश से निर्वासित कर दिया जाता था, ताकि वो भविष्य में सत्ता के लिए कोई चुनौती न बन जाए, क्रांति का रास्ता न तैयार करे। इसलिए उसको देश निर्वासन का दंड दिया जाता था। अरस्तु ये भी कहता है कि जो भय होता है मनुष्य के अंदर वो भी कई बार क्रांति का कारण बनता है। कैसा भय?
वो कहता है कि समाज में जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके अंदर हमेशा इस बात का भय होता है कि अगर उनके अपराध का पर्दाफाश हुआ तो उन्हें राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा दंडित किया जाएगा। अब वो दंड कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, इसके प्रति भी वो सशंकित होते हैं। ऐसी स्थिति में दंड से बचने के लिए वो क्रांतिकारी बन जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग इस बात से भयभीत रहते हैं कि उनके साथ अन्याय होने वाला है। अन्याय का भय उन्हें सताता है। इस अन्याय से बचने के लिए वो क्रांति का रास्ता चुन लेते हैं। जैसे रोड्स टापू के राज्य में जनता क्या कर रही थी कि वहां के कुछ प्रतिष्ठित और सम्मानित लोगों पर अभियोग चलाने की धमकी दे रही थी। इस धमकी से बचने के लिए इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने, सम्मानित व्यक्तियों ने क्या किया कि जनता के शासन यानी लोकतंत्रीय शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो भय दो तरह से क्रांति को आमंत्रित करता है, एक तो दंड का भय और दूसरे अन्याय का भय। घृणा और विद्वेष भी क्रांति को जन्म देते हैं। जब शासक वर्ग के द्वारा शासित जनता के प्रति घृणा का बर्ताव किया जाता है, उसको अपने से हेय समझा जाता है, निम्न कोटि का समझा जाता है, तो ऐसी स्थिति में जनता अपमानित होकर क्रांति करने को विवश होती है। कई बार शासक वर्ग के अंदर ही बहुत सारे गुट बन जाते हैं। जैसा आप आम राजनीति में देखते भी हैं कि एक ही राजनीतिक दल में जब दल के सदस्यों में असंतोष उत्पन्न हो जाता है तो फूट पड़ जाती है, पार्टी कई धड़ों में विभक्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो विभिन्न धड़े बन जाते हैं, विभिन्न गुट बन जाते हैं शासक वर्ग के अंदर ही, उनमें भी आपस में ईर्ष्या और द्वेष भाव उत्पन्न होता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि वो षड्यंत्र रचने लगते हैं। जिनके हाथ में सत्ता है उनके विरुद्ध षड्यंत्र गुपचुप तरीके से उनको हटाने की कोशिश करने लगते हैं और अंतिम परिणाम इसका ये होता है कि देश को क्रांति का सामना करना पड़ता है। व्यवस्था क्रांति की चपेट में आ जाती है। राज्य में जब कोई एक अंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो वहां भी क्रांति की संभावना बनती है। क्यों? क्योंकि अगर राज्य में या समाज में दो गुट होते हैं और ये दोनों गुट समान रूप से शक्तिशाली होते हैं तो कोई भी एक गुट इसलिए विद्रोही बनने का प्रयास नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि अगर वो विद्रोह का रास्ता अपनाएगा तो दूसरा गुट इतना शक्तिशाली है कि वो उसके विद्रोह को दबा देगा, विद्रोह सफल नहीं हो पाएगा। तो दोनों गुटों में शक्ति संतुलन बने रहने पर क्रांति का खतरा नहीं रहता, लेकिन उनमें से जब कोई एक अंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि अगर वो क्रांति का रास्ता अपनाता है, व्यवस्था में अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि अब उसको सफलता मिलने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि दूसरा जो पक्ष है वो उसकी तुलना में कमजोर है, वो शक्तिशाली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब शक्ति संतुलन गड़बड़ाता है समाज का, तो समाज को क्रांति का सामना भी करना पड़ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि समाज या राज्य व्यवस्था में छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं, लेकिन उन परिवर्तनों पर शासकों का ध्यान नहीं जाता और बाद में चलकर यही छोटे छोटे परिवर्तन क्रांति को जन्म देते हैं। जैसे अरस्तु ने उदाहरण दिया कि सिराक्यूज के दो राजकुमारों के जो प्रणय संबंधी कलह था, प्रणय संबंधी विवाद था, प्रेम संबंधी विवाद था, ये क्षुद्र घटनाएं थीं, छोटी घटनाएं थीं, लेकिन इस घटना ने
राज्य के अधिकारियों को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया और राज्य को क्रांति का सामना करना पड़ा। तो छोटे-छोटे परिवर्तन की उपेक्षा भी, क्षुद्र घटनाओं की उपेक्षा भी क्रांति को जन्म दे सकती है। कई बार जनता का आलस्य, जिसको प्रमाद कहते हैं, ये भी क्रांति को आमंत्रित करता है, क्योंकि आलस्य के वशीभूत होकर जनता किसी को भी शासक बनने देती है और शासन व्यवस्था पर ऐसे लोगों का अधिकार हो जाता है जो संविधान के प्रति, व्यवस्था के प्रति निष्ठावान नहीं होते। आपने प्रजातंत्र में अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि कोई भी प्रतिनिधि चुना जाए, उससे हमारी स्थिति में तो कोई बदलाव होने वाला है नहीं, तो हम बिना वजह सरदर्दी क्यों लें। और ऐसा होता रहा है कि बहुत से लोग इसीलिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने नहीं जाते। वोटिंग परसेंटेज कम रहने के पीछे ये भावना भी काम करती है कि लोग आलस्य के वशीभूत हो जाते हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। जनतंत्र वहीं सफल हो सकता है जहां जनता अपने वोटिंग राइट के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो, उसे इस बात का एहसास हो कि उसका एक वोट अच्छे शासकों की नियुक्ति कर सकता है और अगर वो वोट उसने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो बुरे लोग भी सत्ता में पहुंच सकते हैं। तो जब भी जनता अपने कर्तव्य के प्रति विमुख हो जाती है, आलस्य का भाव अपना लेती है, तो रिजल्ट ये होता है कि अयोग्य लोग, अक्षम लोग, भ्रष्ट लोग शासन सत्ता पर काबिज हो जाते हैं और फिर शासन सत्ता में पहुंचकर वो मनमाने ढंग से उसमें परिवर्तन करते हैं। किसी राज्य में विदेशी तत्वों की उपस्थिति भी क्रांति को जन्म देती है। हर राज्य में आप जानते हैं कि नागरिकों के अलावा कुछ विदेशी लोग भी रहते हैं, चाहे वो शरणार्थी के रूप में हो या किसी काम के पर्पस से आए हो या डेपुटेशन पर आए हो, किसी भी रूप में विदेशियों की उपस्थिति या फिर पर्यटक के रूप में हो, विदेशी भी राज्य के अंदर रहते हैं। ये विदेशी लोग कई बार क्रांति का कारण बन जाते हैं, क्योंकि इन विदेशियों की जो निष्ठा होती है वो अपनी मातृभूमि के प्रति होती है। इसलिए जिस देश में वो रह रहे हैं या जिस देश में घूमने आए हैं, वहां वो ऐसे वर्गों को उकसाने का प्रयत्न करते हैं जो शासन व्यवस्था के विरुद्ध होते हैं। तो विजातीय तत्वों को हमेशा शंका की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, उन पर निगाह रखी जानी चाहिए, ऐसा अरस्तु सजेस्ट करता है शासन व्यवस्था के धारकों को क्रांति से बचने के लिए। आप देखते हैं, सुनते हैं कि कैसे पाकिस्तानी लोग घुसपैठिए के रूप में या इलीगल तरीके से भारत में घुस आते हैं, कई आतंकवादी घुस आते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से जिन्हें शह दी जाती है। ऐसे आतंकवादी या ऐसे लोग यहाँ पर आकर यहाँ के शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के लिए विभिन्न वर्गों को, विभिन्न नवयुवकों को भड़काते हैं, तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो निष्ठा है वो अपने देश के प्रति है। वो चाहते हैं कि उनका देश ज्यादा आगे बढ़े, पड़ोसी देश उनके देश से कमतर रहे। तो ये विजातीय तत्व भी क्रांति का कारण बनते हैं, विदेशी तत्व। आप देख रहे हैं कि अरस्तु 3000 साल पहले ये बात कर रहा है और ये कारण, ये बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक दिखाई देती है। इसके अलावा अरस्तु क्रांति का ये भी एक सामान्य कारण मानता है कि समाज में मध्यम वर्ग जब अनुपस्थित हो जाता है तो भी
क्रांति का वातावरण तैयार होता है, या ये मध्यम वर्ग जब शक्तिहीन हो जाता है तो भी क्रांति का रास्ता तैयार होता है। क्यों? क्योंकि ये जो मध्यम वर्ग है वो समाज में जो धनी वर्ग है और जो निर्धन वर्ग है उसके मध्य संतुलन बनाए रखता है, और जब ये वर्ग ही कमजोर पड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में धनी और निर्धन का ये जो संतुलन है वो गड़बड़ा जाता है, असंतुलन हो जाता है, और ये असंतुलन किसी न किसी एक वर्ग को क्रांति का रास्ता अपनाने के लिए विवश करता है, बाध्य करता है, और वो सत्ता की प्राप्ति के लिए अवसर मिलते ही क्रांति का रास्ता अपना लेते हैं। तो इस तरह से क्रांति के मूल कारणों के साथ क्रांति के सामान्य कारण की चर्चा भी अरस्तु के द्वारा की गई है। इतना ही नहीं, क्रांति के कुछ विशेष कारण भी बताए गए हैं अरस्तु के द्वारा कि विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में क्रांति के विशेष कारण क्या होते हैं। जैसे वो राजतंत्र में क्रांति का सबसे बड़ा कारण क्या मानता है? राज परिवार में होने वाले जो झगड़े होते हैं, जो राज परिवार से जुड़े हुए विभिन्न गुट होते हैं, उनके अंदर जो ईर्ष्या की भावना होती है, जो घृणा की भावना होती है, वो क्रांति को जन्म देती है। और साथ ही राजतंत्र में जब राजा निरंकुश हो जाता है, किसी तरह की मर्यादा को नहीं मानता, जनहित की उपेक्षा करने लगता है, तो जनता उसके शासन के प्रति विद्रोह कर बैठती है। धनिक तंत्र, उसमें क्रांति कैसे होती है, क्यों होती है? अरस्तु कहता है इसके दो कारण हैं। पहला, धनिक तंत्र में निर्धन वर्ग के प्रति घृणा रखी जाती है, जिससे निर्धन वर्ग क्रांतिकारी बन जाता है। और दूसरा, धनिक वर्ग के अंदर ही आपस में गुटबंदी व्याप्त हो जाती है। विभिन्न गुट एक दूसरे से द्वेष करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं, और ये द्वेष, ये गुटबंदी धनिक तंत्र में क्रांति को आमंत्रित करती है। जनता भी ऐसे तंत्र के विरुद्ध क्रांति करने को बाध्य हो जाती है, ताकि उसके स्थान पर एक जनहितकारी शासन की स्थापना की जा सके। जनतंत्रीय व्यवस्था में क्रांति का बड़ा कारण वाग्वीर होते हैं, यानी ऐसे नेता जो बोलने में बहुत कुशल होते हैं। वो अपने भाषणों के माध्यम से, जोशीले भाषणों के माध्यम से, लच्छेदार भाषणों के माध्यम से भोली भाली जनता को भड़काते हैं और उसे क्रांति के लिए उकसाते हैं। ये बात हम आज भी देखते हैं कि प्रजातंत्र में डेमोगॉग्स की संख्या बढ़ती जा रही है, और सत्ता को प्राप्त करने में वही सफल हो पाते हैं जो वाग्वीर होते हैं, जो बोलने में चतुर होते हैं, कुशल होते हैं, निष्णात होते हैं। तो इस तरह से राजतंत्र, धनिक तंत्र और जनतंत्र में क्रांति के क्या कारण होते हैं, विशेष कारण क्या होते हैं, इस पर भी अरस्तु के द्वारा विस्तार से प्रकाश डाला गया। और जो कारण उसके द्वारा बताए गए क्रांतियों के, वो कारण आज भी प्रासंगिक हैं। तो इस तरह से क्रांति के कारणों पर विशद चर्चा अरस्तु के द्वारा की गई। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि उसने क्रांति से बचने के लिए क्या उपाय बताए हैं, कैसे एक राज्य क्रांति को रोक सकता है, राज्य में कैसे राजनीतिक स्थिरता कायम रखी जा सकती है, इसके भी उपाय अरस्तु के द्वारा बताए गए।